नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। पहले सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी होता है, फिर संशोधित परिणाम जारी होता है, जिसके बाद कई कैंडिडेट्स जो हैं वो नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, जिसके बाद अब इसमें जो है विवाद दिखाई दे रहा है। आखिर ये क्यों बाहर किए गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 3 सहायक आचार्य जुड़े हुए हैं। तीनों से समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे हो रही है और इनको जिस चीज़ का इंतजार था वो नहीं हुआ है, बल्कि ये उस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। हमारे साथ 3 सहायक आचार्य प्रमोद कुमार जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा एमडी तहसीन आलम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राहुल क्रांति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार सहायक आचार्य की मांगों को लेकर ये मुखर रहे हैं। राहुल क्रांति जी से शुरू करेंगे। राहुल जी, देखिए, सहायक आचार्यों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो विवादों में है। आए दिन खबरें मिलती हैं कि सहायक आचार्य अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं, अपनी मांगों को लेकर वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन मांगे लगातार अनसुनी होती रही हैं। इस बार जो संशोधित रिजल्ट आया है उसके बाद किस तरह की त्रुटि आप देख रहे हैं और क्या पूरा मामला है, विस्तार से समझाइए। देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है विवादों में घिरी हुई है। सबसे पहले तो सरकार जो है सो मेरिट लिस्ट और स्कोर कार्ड का प्रकाशन नहीं की, और इसके बाद जब मनमानी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की तो वो भी आधे अधूरे। ये सरकार सिर्फ आईवास करने में लगी हुई है, टुकड़ों टुकड़ों में है सो रिजल्ट है सो देना शुरू कर रही है और नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने का काम कर रही है कि मैं बहुत ज्यादा नौकरी देने वाला हूं, लेकिन सत्य कुछ और है। ये जितने अभ्यर्थियों को सेटिंग गेटिंग करके और अपना पैसे वाले लोगों को सेटिंग करके दलाल के माध्यम से जितने लोगों को सेटिंग कर पाती है उतने लोगों को है सो नियुक्ति पत्र बांटने के लिए है सो कार्यक्रम का आयोजन करती है। लेकिन जो वास्तव में जो अभ्यर्थी जो अपने मेरिट से सफल है उनको है सो ये बरगला करके रखी है और किसी न किसी तरह से इनको छांटने का काम कर रही है। सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन का नौटंकी किया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के करने के बाद फिर अभ्यर्थी को जो डीवी कराया गया, डीवी में भी जो अभ्यर्थी सफल हुए उनको है सो जिला काउंसिलिंग में भेजा गया। जिला काउंसिलिंग में फोल्डर को भेज दिया गया। 2 दिन के बाद नियुक्ति पत्र बंटने वाला था, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि रात में ही है सो आदेश होता है कि फोल्डर को वापस लाया जाए, और फोल्डर को वापस मंगा करके और 1604 अभ्यर्थी को है सो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया और बिना कारण बताए। कारण एक सिर्फ यही आता है कि राजस्थान का एक अभ्यर्थी थे प्रदीप कुमार, उन्होंने दिल्ली में आरक्षण का मांग किया था। तो राजस्थान का अभ्यर्थी दिल्ली में आरक्षण का मांग कर रहा है, अदर स्टेट का अभ्यर्थी अदर स्टेट में आ रहा है, तो उसको जनरल में रखा जाएगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग तो झारखंडी है, हम लोग तो यहाँ के मूलवासी हैं, हम लोग तो झारखंड में पैदा हुए हैं, तो हम लोग के साथ ये नियम को क्यों लागू कर रहा है। और एक बात ये भी मैं बता दूं सर कि जब खेल शुरू हो जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है कि जब खेल शुरू हो जाता है तो बीच में नियम नहीं बदले जाएंगे। तो ये झारखंड सरकार और जेएसएससी और शिक्षा सचिव जो झारखंड का है वो बीच गेम में कैसे है सो नियम बदल रहे हैं और दूसरे राज्य के है सो जजमेंट को क्यों हम पर थोप रहे हैं। हम लोग अपने मेरिट से पास किए, हम लोग सहायक आचार्य का जो भी अभ्यर्थी है सब हम लोग सफल हैं, टेट उत्तीर्ण है। झारखंड द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया गया था और जो उसका मापदंड था उसको हम लोगों ने पूरा किया। इसके बावजूद भी अब नया नौटंकी शुरू कर रहा है कि टेट में आपका 90% नहीं है, 90% नहीं। अरे बाबा, जब टेट एक सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा था, जो अभ्यर्थी जनरल के थे उनको 90% लाना था और कैटेगरी वाइज जो भी अहार्ता रखा गया था उसको हम लोगों ने पूरा किया है और पूरा करने के बाद है सो रिजल्ट है सो जारी किया गया था। ठीक है राहुल जी, आपके पास दोबारा आएंगे। एमडी तहसीन आलम जी के पास चलेंगे। एमडी तहसीन आलम जी, देखिए, ये कह रहे हैं कि एक रात को क्या ऐसा होता है कि 1604 अभ्यर्थी उस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। कोई बड़ा खेल हुआ है, आप लोग ये भी दावा कर रहे हैं। अब ये जो दूसरे राज्य की चीजें यहां पर थोपी जा रही हैं, इसमें आप लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। सर, मुझे तो लगता है ये एक रणनीति के तहत हम लोगों को बाहर किया गया है ताकि बाहर के राज्यों को स्टूडेंट्स को मौका मिल सके। जिस तरह से मैं पेपर में देख पा रहा हूं,
वहां पर नोटिस आ रहा है पेपर में कि आने वाला दिन में 40,000 नियुक्ति सहायक आचार्य का करेंगे, टेट लेंगे, उस पर सहायक आचार्य का 40,000 का नियुक्ति करेंगे। आप जब ऑलरेडी आपके पास में सहायक आचार्य, योग्य सहायक आचार्य है, तो आप इस तरह का बात कैसे बोल सकते हैं कि आने वाला दिन में 40,000 करेंगे? पहले आप 26,001 भर्ती पूरा कंप्लीट कीजिए और जो संशोधन करके जो 1600 अभ्यर्थियों को जो बाहर आप निकाले हैं गलत तरीका से, सबसे पहले तो उसका आप नौकरी दीजिए और उसके बाद में जो बचे हुए हैं उनको भी दीजिए। उसके बाद अब 40,000 बच रहा है सीट आपके पास कि कितना बच रहा है उसका डिसाइड कीजिए, पहले से डिसाइड मत कीजिए। पेपर में ये भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। क्या हम लोग योग्य अभ्यर्थी नहीं है? कैसे हम लोग जेएसएससी का एग्जाम क्वालिफाई किए ऑलरेडी? बस इतना ही हम लोग का दोष था कि जेटेट में हम लोगों ने 60% से कम नंबर लेके आया और उसके बाद जब रिजल्ट हम लोग का हो गया, हम लोग क्वालिफाई कर गए जेटेट। जैसा मेरे पास में इंफॉर्मेशन है जेटेट का कि जेटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसको हम लोगों ने पास किया ओबीसी कैटेगरी में। यहां तक मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि मैंने जेटेट पास कर लिया। सेकेंड स्टेप आता है जेएसएससी का विज्ञापन निकाला गया और विज्ञापन में 4 पेपर का जिक्र किया गया कि 4 पेपर का एग्जाम होगा, पहला पेपर क्वालिफाइंग रहेगा, 3 पेपर का मेरिट बनेगा। तो हम लोग का दिमाग में था कि भाई 3 पेपर में अगर हम अच्छा करते हैं तो हम जनरल में भी जा सकते हैं। हम लोगों ने, सभी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया और 60 से एबव परसेंट लेके आया, कोई 65 लेके आया, कोई 70 तक लेके आया। लेकिन 60 से 70 लाने के बावजूद जो भी ओबीसी कैंडिडेट है, कुछ एसटी भी कैंडिडेट छूट गए हैं, तो उन लोगों को प्रदीप कुमार का जजमेंट का हवाला देते हुए बाहर निकाल दिया गया। जबकि जनरल में जो लोग का सिलेक्शन हुआ है 60 आसपास में सिलेक्शन हो चुका है। तो ये तो एकदम गलत हो रहा है हम लोगों के साथ में, और जनरली देखा जाए तो ओबीसी के साथ में झारखंड में एकदम गलत हो रहा है। और जब हम लोग अच्छा नंबर ले लाए थे तो भाई हम लोग का जनरल में होना था, जेएसएससी ने हम लोग का जनरल में रिजल्ट दिया, लेकिन किस आधार पर फिर हम लोगों को निकाला गया? तो हम लोग जब डीबी करवा रहे थे सर डिस्ट्रिक्ट में, तो उस समय डीएससी के द्वारा बोला गया कि आपका नंबर जेटेट में 60% से कम है, तो आपका रिजल्ट कैसे हुआ है जनरल में? तो वो ये क्वेश्चन को कर रहे हैं। आप किस आधार पर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं? जेएसएससी डिसाइड किया है कि एग्जाम कैसे लेना है, ना कि डीएससी डिसाइड किया है। तो डीएससी ने ये क्वेश्चन राइज किया, डीएससी के द्वारा ही शिक्षा सचिव के पास ये मैसेज गया कि भाई ये लोग को गलत तरीका से लिया जा रहा है, और शिक्षा सचिव को लगा कि ये लोग सही में गलत तरीका से लिया गया है। तो शिक्षा सचिव को जो मैसेज पहुंचा तो उनको तो चाहिए था कि भाई हमको कम से कम नियुक्ति करना है और सीट को बचा के रखना है। जब 40,000 वैकेंसी फिर से निकालेंगे तो 20,000 वैकेंसी पूरा बाहर का स्टेट को देंगे, 20,000 फिर झारखंडी को देंगे, और उसमें से भी फिर छाटेंगे और फिर बचा कर रखेंगे। तो ये एक तरह का साजिश चल रहा है झारखंडियों को नौकरी से बाहर निकालने का। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, झारखंडियों की संख्या एकदम कम से कम है। तो झारखंड का जब सरकार है और झारखंड का अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिलेगा, एकदम अभ्यर्थियों को चिंता होना एकदम लाजमी है। मेरे पास जो डाटा है उससे हमको समझ में आ रहा है कि एकदम हम लोग के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है सर। और जो 1600 अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया है, जितना जल्दी हो सके, जो 29 तारीख को हेमंत सोरेन जी ने अनाउंस किया है कि हम नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, उस नियुक्ति पत्र में हम लोगों को भी दिया जाए नियुक्ति पत्र, तभी हम लोग को संतुष्टि मिलेगा। अदरवाइज जो 1600 कैंडिडेट है सबका सब ओबीसी कैंडिडेट है, झारखंड का कैंडिडेट है, आपको बाहर नहीं निकालना चाहिए गलत तरीका से। जो जजमेंट आपने दिया प्रदीप कुमार का, आपने क्यों नहीं विकास श्रृंखला का जजमेंट दिया? क्यों प्रदीप कुमार का ही जजमेंट दिया? जब जो शिक्षा सचिव है जो जजमेंट दिए हैं प्रदीप कुमार का कि भाई राजस्थान का आदमी है, दिल्ली में चाह रहा है ओबीसी का रिजर्वेशन, उसको नहीं मिला, उसका हवाला हम लोग के ऊपर में डाल दिया गया, जबकि वो चीज हम लोग पे लागू नहीं होता है। और हमारे पास में ऑलरेडी विकास श्रृंखला का केस है, उसको आप लागू करते हैं, हम लोग ऑटोमेटिक इन हो जाते हैं। तो गलत तरीका से हम लोग को बाहर किया गया है, एकदम हम लोग पीड़ित हैं। अब आप ही हमको बताइए, अगर आपको नौकरी पक्का हो जाए, आपको 2 सितंबर को नौकरी मिल रहा है और 30 अगस्त को आपको न्यूज पता चले कि आपको बाहर कर दिया गया है 1600 अभ्यर्थियों को, और 2 दिन के बाद नौकरी बंटना है, 30 तारीख को बाहर कर दिया गया। 1600 परिवार के साथ में क्या गुजरा होगा? सभी लोग, हम लोग मिठाई खा चुके थे, अपने पड़ोस में खिला चुके थे, दोस्त यार सब मिठाई खा के बैठे हुए थे, अचानक पता चला कि आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, कैसा महसूस होगा? एकदम हम लोग को तो लगा कि भाई आत्महत्या कर ले हम लोग, जिस तरह से हम लोग के साथ में हेमंत सोरेन जी। चलिए, तो गंभीर सवाल है। जब नौकरी पक्की हो जाए और जब अभ्यर्थी आश्वस्त थे कि उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा, ऐसे समय पर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। प्रमोद जी के
पास आएंगे। प्रमोद जी, देखिए, ये जो प्रदीप कुमार का जजमेंट है जिसका हवाला दिया गया है और शिक्षा सचिव तमाम बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर उस जजमेंट में है क्या, वो बताइए। और शिक्षा सचिव तक जब बातें गई तो वहां से किस तरीके की पहल हुई, जिसके बाद भी मांगे आप लोगों की अनसुनी होती चली गई, उसका जरा जिक्र कीजिए। सबसे पहले तो प्रदीप कुमार के बारे में बताते हैं जी। प्रदीप कुमार जो कि राजस्थान का रहने वाला एक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। उन्होंने अपने राज्य में जेटेट क्वालिफाई किया, जो कि ओबीसी कैटेगरी के अंडर ही रो मार्क्स जो होता है ओबीसी का, उसी में आया वो क्वालिफाई करता है। और दिल्ली में एक एडवर्टीजमेंट आती है शिक्षक सहायक शिक्षक का, जिस पर उसने वो आवेदन करना चाहा। तो एक्चुअली हम सब जानते हैं कि कोई अगर बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी पोस्ट के लिए अपना आवेदन करता है तो उसे जनरल में होना अनिवार्य होता है। उन्हें जनरल रो मार्क्स की लाएगा तो वो बाहर के बंदे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर क्या किया, प्रदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, जो कि केस पूरी तरह से ये क्लियर करता है कि भाई आपने जो टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो पात्रता परीक्षा है उसमें मात्र आपने अपने बीसी यानी कैटेगरी में पास किया है, लेकिन आपको दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आपको जनरल में मार्क्स अगर लाते हैं तो आपको अप्लाई करने का आपको मौका मिलता। और वही सर क्राइटेरिया जो पूरी की पूरी उस कानून को कि एक बंदा जो दूसरे राज्य का है तो दूसरे अगले राज्य में अगर वो जाना चाहता है तो उसे जनरल होना चाहिए। लेकिन हमारी बात सर, हम तो झारखंड के हैं, हमारी पात्रता परीक्षाएं भी झारखंड की है। हमने सर 2013 भी जेटेट क्वालिफाई किया और 2016 भी। मैं बताना चाहूँगा सर कि झारखंड अलग हुए आज 25 साल होने को चली है सर, और अभी तक मात्र 2 ही जेटेट एग्जामिनेशन हुई है। और मेरे पास सर मैं दोनों जेटेट एग्जामिनेशन को क्लियर कर चुका हूँ सर। अब जब हम इसकी हवाला देकर हम लोगों को क्या करता है, संशोधित परिणाम से बाहर कर दिया जाता है। और जब हम अपनी बातों को जेएसएससी सचिव के पास जाते हैं तो जेएसएससी सचिव कहते हैं, देखिए मेरे रिजल्ट से तो आप लोग आहत नहीं हैं, क्योंकि हमने जो रिजल्ट दिया था जिसमें आप सबका तो जिला काउंसलिंग भी परिपूर्ण हो गया था, ये है जो शिक्षा विभाग का काम है। तो हम अपनी बात को रखने के लिए सर शिक्षा विभाग से कम्युनिकेशन करते हैं, बाकायदा इसके शिक्षा विभाग तो हमें मिलने नहीं देती है। फिर हम मुख्यमंत्री सचिवालय में अपना आवेदन देते हैं कि कृपया सर हमारी बात को सुने। तो 1 सप्ताह के बाद वहाँ से नोटिस इशू होता है मुख्यमंत्री सचिवालय से, और ये नोटिस इशू होती है शिक्षा विभाग को और जेएसएससी सचिव को कि आप हमारा जो आपका प्रोसेस है सहायक आचार्य का क्या प्रोसेस, जरा इन पर देख लिया जाए। और उस नोटिस के बिहाफ में जब हम शिक्षा सचिव से मिलते हैं सर, तो शिक्षा सचिव का कहना इतना ही माने कष्टमय है सर। उनका कहना था कि आप कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, जजमेंट लेके आइए, डिग्री लेके आइए, और फिर हम नियुक्ति आपको देने के लिए तैयार हैं। तो सर जिससे आहत होते हैं इस प्रकार की बातें। एक तरफ सहायक आचार्य अपने अध्ययन में लगे, शिक्षकों का डेवलपमेंट में लगे, शिक्षक और स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम हो उस पर कैसे ग्रो करे, उस पर हम लोग मतलब अपनी बातों को बनाएं कि हम लोग सर केस करें, कि हम लोग कोर्ट की दरवाजा खटखटाएं और कोर्ट लड़ें। तो ये बहुत जो है ना असहनीय सर एक्टिविटीज है, जो कि हमारी गवर्नमेंट भी और हमारा शिक्षा व्यवस्था चलिए, तो सरकार की ओर से भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पा रही है और आप लोग लगातार अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सहायक आचार्यों पर ये चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिर तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जो विवाद राज्य भर में चल रहा है उस पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 सहायक आचार्यों की हमारे स्टूडियो में मौजूदगी है और किस तरीके से सरकार बातें अनसुनी कर रही है, शिक्षा सचिव बातों को लगातार अनसुनी कर रहे हैं, ये तमाम चीजें सहायक आचार्यों की ओर से बताई जा रही हैं। हमारे साथ 3 सहायक आचार्य जुड़े हुए हैं, लगातार हम प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं। क्रांति जी के पास वापस चलेंगे। क्रांति जी, देखिए अब यहाँ पे बातें सामने आ रही हैं कि दूसरे राज्यों की चीजों को आप झारखंड में लाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं जो कड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं उनके साथ छलावा हो रहा है। जब नियुक्ति मिलनी होती है उसके 1-2 दिन पहले पता चलता है कि अब आप नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। तो ये स्थिति अब किस तरीके से पूरी बन गई है क्रांति जी, और आप लोगों की रणनीति अब क्या नजर आ रही है इस पूरी स्थिति के बाद? सरकार से मेरा बार बार आग्रह है
कि हम लोग झारखंडी हैं और झारखंड हित में आप काम कीजिए, झारखंड के लोगों की भलाई सोचिए और झारखंड के अभ्यर्थी और झारखंड के छात्रों के हित में आप सोचिए। हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को युवा मुख्यमंत्री के रूप में देखे थे। उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हम लोग उनके इस वादे से प्रभावित होकर के उनको हम लोगों ने चुना था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 26,001 पद के लिए आपने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किया था। आप 26,001 नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटिए, हम लोग को बाहरी भीतरी का खेल मत खिलाइए, हम लोग को बाहर के जजमेंट को हमारे ऊपर मत थोपिए। हम लोग सभी तरह से सफल हैं, योग्य हैं और एक योग्य शिक्षक को या बार बार न्यूज में और प्रेस में जारी करते हैं कि 9,448 अभ्यर्थी ही सिर्फ योग्य पाए गए हैं, बाकी सिर्फ सब अयोग्य है। तो इस तरह की बेइज्जती हम लोगों को प्रेस और मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य में मत कीजिए। अगर इस तरह से अगर आप बेइज्जती करने का काम करेंगे एक सफल अभ्यर्थी का, तो सफल अभ्यर्थी और सहायक आचार्य का जब गुस्सा फूटेगा तो आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से धनानंद का सत्ता का विनाश हुआ था उसी तरह से आपका भी सत्ता का विनाश हो जाएगा। वो भी एक आचार्य थे और हम लोग भी आचार्य हैं। आचार्य के साथ आप अगर दुर्व्यवहार कीजिएगा तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आने वाला समय में सत्ता में आप दूर दूर तक नजर नहीं आइएगा। हम ही लोग निर्माणकर्ता भी हैं और हम ही लोग अगर चाहें तो विध्वंसकर्ता भी बन जाएंगे। जैसे कि धनानंद का शासन का राज व्यवस्था का सो अंत हुआ था, वैसा ही झारखंड में हेमंत सरकार का अंत हो जाएगा। हम सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि जो आपने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किया था उसको पूरा कीजिए और जो हमारे साथी जिला काउंसिलिंग तक पहुंच गए थे, नियुक्ति पत्र बंटने वाला था, उनको नियुक्ति पत्र दीजिए और डीबी में जो साथी सफलतापूर्वक डीबी भी करा लिए थे उन लोगों को भी दीजिए। यानी मेरा कुल मिलाकर के कहना है कि 26,001 पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। आप बैकडोर से आप बहाल करना चाहते हैं, आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में आप प्राथमिकता देना चाहते हैं। यही सोच के कारण है सो हम लोगों को है सो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया है। सरकार कहती है कि हम बहुत नौकरियां बांट रहे हैं। ये सरकार सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति पत्र का बांट करके और आयोजन कर रही है, करोड़ों रुपया खर्च कर रही है होर्डिंग और पोस्टर में। सरकार को चाहिए कि वो पैसा उस तरह से खर्च न करके हम अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दें और झारखंड के भी विद्यालय में जहां एक ही शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है वहां पर हम समुचित शिक्षा की व्यवस्था करें। हम हेमंत सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या आपका बच्चा जो आपका अपना बेटा है क्या 1-2 टीचर के भरोसे वाले स्कूल में पढ़ता है? आप अपने बेटे के लिए आप घंटी वाइज टीचर का व्यवस्था किए हैं और गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए आप क्या एक पारा टीचर के भरोसे 5-5 क्लास 7-7 क्लास आप चलवाना चाहते हैं? ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ये झारखंड सरकार कहने का बुआ सरकार है, लेकिन ये बाहरियों की इशारा पर चल रही है, ये बंगाली और बिहारियों की इशारा पर चल रही है। इस राज्य को बंगाली और बिहारी चला रहे हैं। झारखंड के सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना हसो ताकत समझना चाहिए और अपने ही घर में दूसरे लोगों से है सो प्रताड़ित करवा रहे हैं अपने राज्य के अभ्यर्थी को। ये कहीं से ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग कोई अनर्गल बयान न दे करके हम फिर से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को 26,001 पद के लिए आप नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किए थे, आप उसको पूरा कीजिए और नहीं तो आने वाला समय में हम लोग झारखंड में आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे। और अगर ये 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग के लिए अगर उचित निर्णय नहीं लेते हैं तो घाटशिला में जो उपचुनाव हो रहा है ना, उसमें हमारे जितने भी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं वो सब है सो सरकार के खिलाफ है सो मतदान के लिए है सो जनता में है सो हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे कि ये सरकार वादा झूठी वादा करके आई थी और है सो हम लोगों को छल रही है। हम बता दें कि जब 26,001 के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो 9,448 पर ही क्यों रुक गई? उनको पूरे एक बार में जब परीक्षा लिया गया था तो रिजल्ट भी एक बार में होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी
इनके प्रवक्ता और सलाहकार और जितने भी सचिव लेवल का या अफसर है, सब बाहरी लोग हैं। झारखंड का उन्नति नहीं देखना चाहते हैं, झारखंड को रसातल में भेजना चाहते हैं, इसलिए उन लोग इस तरह का प्रोपगेंडा है सो रच रहे हैं और ये सरकार सुन रही है। सरकार को अपना ताकत पहचानना चाहिए और अपने झारखंडियों के हित में काम करना चाहिए। यही मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील है। चलिए, तो कई गंभीर सवाल हैं और उन सवालों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को उचित पहल करने की भी आवश्यकता है, वरना सहायक आचार्य जो है एक रणनीति के तहत आगे की जो पूरी प्रक्रिया है उसको करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ एमडी तहसीन आलम भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल और लेते हैं। तहसीन आलम जी, देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर फटकार लगी थी राज्य सरकार को। उस फटकार में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था और उसके बाद क्या सरकार तक ये बातें पहुंची, शिक्षा विभाग तक ये बातें पहुंची थी? सर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया सरकार को, जेएसएससी को, कि नियम संगत आपको नियुक्ति लेना है। जो आपने अपना 2023 में जो आपने विज्ञापन जारी किया है उसके आधार पर आप नियुक्ति लीजिए, लेकिन इस काम को सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। 18/7/2025 को एक रिजल्ट आया था जिसमें हम लोग सभी लोग सफल थे। फाइनल रिजल्ट था, ये निश्चिंत हो गए थे, डिस्ट्रिक्ट मिल गया था हम लोगों को। उसके बाद ये मेरे पास में है 30/8/2025 को। ये पहला रिजल्ट आया था 18/7/2025 को, जिसमें हम लोगों को नियुक्ति मिल चुका था। डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग के लिए हम लोगों को अलॉटमेंट हो चुका था और उसके बाद ये 30/8/2025 को फिर से रिवाइज कर दिया गया रिजल्ट। इसमें एक नाम रखा गया है, 2019 का केस है 8259 2019 गोप्ट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर वर्सेस प्रदीप कुमार। इस आदमी का केस का हवाला देते हुए हम लोगों को बाहर किया गया है, जो हम लोगों पर लागू नहीं होता है। और ये केस है 2019 का और हमारे पास में जो विज्ञापन आया है सहायक आचार्य का, ये 2023 का आया है। तो क्या जेएसएससी और सरकार का आंख दिखाई नहीं देता है कि भाई ये केस पहले से आया हुआ था, तो फिर इसी में डाल देते हैं उसको। और जो हम लोग 60% से कम लेकर आए थे जेटेट में, वही से बोल दिया जाता है कि आप लोग का जेटेट में 60% से कम है, आप लोगों का जनरल में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, चाहे कि आप 100 में 100 ले लाएं, आपका कैटेगरी में होगा। क्यों नहीं बोला गया इस चीज को, जबकि इस विज्ञापन में लिखा हुआ है कि अगर आप अर्हता परीक्षा पास किए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका नंबर ज्यादा रहेगा तो आपका सिलेक्शन जनरल में होगा। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस विज्ञापन में है ये चीज कि अगर आप नंबर अच्छा लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। और हम लोग मान लेते हैं कि जेटेट में हम लोग थोड़ा कमजोर थे, हम लोग 60% से कम लेके आए। उसके बाद जब जेएसएससी के द्वारा जब एग्जाम निकाला गया, इसमें हम लोग जब देख लिए हैं कि भाई ये क्या मैटर है, 4 पेपर है, 1 में क्वालिफाइंग, 3 में मेरिट मेरा बनना है, पूरा मेहनत हम लोग किए, अच्छा से नंबर लेके आए। खुद मैंने 66% लेके आया जेएसएससी के एग्जाम में और जनरल में सिलेक्शन पाया। लातेहार मेरा डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी पढ़ चुका था, लेकिन ये संशोधित रिजल्ट 30/8/2025 का रिजल्ट जो आया उसमें मेरा नाम को काट निकाल दिया गया। और ये सारा खेल है शिक्षा सचिव का। सबसे पहला तो जो डीएससी के द्वारा जो नोटिस दिया गया हम लोगों को, वहां से इनको सोर्स मिला कि निकालना कैसे है और निकालना चालू कर दिया गया और हम लोगों को वंचित कर दिया गया नौकरी लेने से। तो ये एकदम गलत है, क्योंकि जिसको आप निकाल रहे हैं वो लोग बाहरी नहीं है। 1600 जो अभ्यर्थी हैं सबका सब झारखंडी हैं और कुछ एसटी एससी हैं, बाकी लगभग 90% ओबीसी कैंडिडेट हैं जो प्रभावित हुए हैं इस नियम से। तो सभी को लेना चाहिए और झारखंडियों का भलाई के पक्ष में सोचना चाहिए। हमको लगता है सरकार को पहल लेना चाहिए कि भाई जो केस का हवाला देके इन लोगों को बाहर किया गया है वो गलत है और फिर से एक नोटिस जारी करना चाहिए जेएसएससी के द्वारा। शिक्षा सचिव को डायरेक्शन देना चाहिए कि भाई ये सही नहीं हो रहा है, इसको सुधारा जाए। क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट हम लोग को नहीं बोला था कि भाई टेट में कितना है या क्या है, ये सब शिक्षा सचिव के द्वारा दिया गया निर्देश है जेएसएससी को, जिसके चलते जेएसएससी ने हम लोगों को वंचित किया। शुरुआत में जेएसएससी का डिसीजन ठीक था, क्योंकि हम लोगों ने टेट अहार्ता पास किया, उसके बाद में हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट किया, हम लोगों का रिजल्ट जनरल में हुआ। यहां तक जेएसएससी का काम सही सलामत ठीक ठाक रहा। उसके बाद जब शिक्षा सचिव का निर्देश पड़ा, दबाव पड़ा, हम लोगों को बाहर किया गया और बाहर करने के बाद अब अगर मान लेते हैं धीरे धीरे करके रिजल्ट देगा तो पता है सब लोगों को कि किस तरह का रिजल्ट होने वाला है। हो सकता है कुछ पैसा का खेल हो, जो पैसा देगा उसका रिजल्ट होगा, जो पैसा नहीं देगा वो नहीं, उसका रिजल्ट नहीं होगा। तो
सहायक आचार्य ही एक ऐसा एग्जाम था जिसमें पैसा का खेल नहीं हुआ था, लेकिन अब ये माहौल बना दिया गया है कि पैसा का भी खेल होना चालू हो जाएगा। चलिए, तो कई गंभीर सवाल हैं और एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। बातचीत से जो चीजें सामने आती हैं, चर्चा के आखिर में बढ़ेंगे, प्रमोद जी से आखिर सवाल लेंगे। प्रमोद जी, देखिए, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बैक डोर से यहां पर नियुक्तियां की जा रही हैं, शिक्षा सचिव खेल कर रहे हैं। आखिर ये जो बातें आप लोग कह रहे हैं, इसके पीछे कोई आधार, कोई ऐसी चीजें आपने नोटिस करी हैं जिसके आधार पर आप लोग मजबूती से ये बात कह रहे हों? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी उम्दा बात है। जी हाँ सर, मेरे पास एक रिजल्ट है जो कि वेस्ट सिंहभूम का है, जिसमें भाषा में 41 का रिजल्ट आया है सर, जिसमें से 13 के 13 जो है सर वो हमारे अदर स्टेट से हैं जी। तो अब रहा सवाल सर कि झारखंड के अपने मूलवासी को हटा दो और बाहरियों को घुसा दो। जैसे कि अगर आपने देखा होगा सर, पिछले साल जो रिजल्ट प्रकाशित हुई थी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, जिसमें से 150 कैंडिडेट ओनली राजस्थान से बिलोंग कर रहे थे। और अगर मैं थोड़ा सा और बैक में जाऊं तो संक्षिप्त रखिए। जी 2016 का जो हमारा टीजीटी का एग्जाम हुआ सर, उसमें से अगर मैं अब जिस जिले से मैं आता हूं, धनबाद जिले से आता हूं, तो धनबाद जिले में 33 सीटें थी इंग्लिश की सर, इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें से 27 सीट केवल यूपी और पश्चिम बंगाल के लड़के को दिया गया और हमारे लिए मात्र 6 सीटें रह गई सर। अब हम बताइए कि जब आपको इस तरह करना ही है कि सीटों को बेचना ही है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हो क्यों हो? तो अब एक्चुअली सर, जैसे एक जगह जब हम शिक्षा जगत की बात करते हैं तो भारत में NEP होता है सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और निपुण भारत का जो गाइडलाइन है ये कहता है कि बच्चों की लर्निंग आउटकम को ग्रो करें। ग्रो कैसे करें? योग्यवान टैलेंटेड टीचर्स को लाए सामने, जो कम से कम इतने एग्जाम देकर क्वालिफाई होते हैं। तो वो सर, इससे तो क्लियर होता है कि जो जो बंदा 5 एग्जाम को क्वालिफाई करता है और अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करता है, उसमें टैलेंट है सर। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा सर, 34% वाले जो अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन हो जाता है। और हमारे ही विभाग में हमारे साथ हमारी जो महिला साथी एक है, सुमिता कुमारी कह के, रांची की रहने वाली है, उनका 53% मार्क्स है सर भाषा में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं एक कोई कैंडिडेट है 34% है, उनका सिलेक्शन हो जाता है सर। तो ये क्या हो रहा है सर? कम परसेंटेज वालों को आप नौकरी दे रहे हैं, क्या इससे हम क्या समझे सर? इससे हम बैकडोर में जेब भराई को ही ना मानेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं सरकार से, वो सर आप देखिए, झारखंड अभी इतनी बदहाली स्थिति मत कर दीजिए कि सहायक आचार्य को गलत कदम उठाने में मजबूर हो पाए। चलिए, तो मांगे जायज हैं और कई बातों का हवाला भी सहायक आचार्यों की ओर से दिया जा रहा है कि सरकार उचित पहल करे और जो 1604 अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट के बाद छट गए हैं उन्हें वापस नियुक्ति दी जाए और सरकार जो है स्थानीय लोगों को जो नियुक्ति और रोजगार देने की बात कहती है वो वादा अपना निभाए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राहुल क्रांति जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तहसीन आलम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने।